नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का रात 8 बजे का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। टीएमसी के 19 बागी सांसदों के नाम सामने आने के बाद अब ममता को एक और बड़ा झटका लगा है, क्योंकि उनके एक और बेहद भरोसेमंद और करीबी सांसद अब बागी हो चुके हैं। थोड़ी देर पहले जो पाक पीएम शहबाज शरीफ ने ईरान अमेरिका समझौते के लिए जो दावे किए थे, उस पर ईरान ने कह दिया है कि करेंगे समझौता, लेकिन इतने जल्दी नहीं। इन्हीं खबरों पर इस बुलेटिन में बात करेंगे। लेकिन अगर आपने अब तक हमारे चैनल सत्य हिंदी के ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो तुरंत कर लीजिए, क्योंकि ये बुलेटिन आप हमारे ऐप पर भी देख सकते हैं। ऐप डाउनलोड करने के लिए लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, जिस पर आपको क्लिक करना है और आपके फोन में ऐप डाउनलोड हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों से। टीएमसी के 19 बागी सांसदों के बाद अब एक और हुए बागी। ममता को लगा फिर से झटका। ममता को अल्टीमेटम देने के बाद अब अभिषेक पर नरम हुए कल्याण बनर्जी। छत्तीसगढ़ के स्कूलों में मंत्र पाठ का आदेश, कांग्रेस ने जताई कड़ी आपत्ति। युवाओं के मुद्दे पर राहुल का देशव्यापी अभियान 17 जून को कोटा से होगा शुरू। पाक पीएम के दावे पर ईरान बोला समझौता तो होगा पर 24 घंटे में नहीं। टीएमसी के वरिष्ठ नेता और ममता बनर्जी के करीबी माने जाने वाले सुदीप बंदोपाध्याय ने शनिवार को केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह से मुलाकात की और इस बैठक में पार्टी की ही सांसद शताब्दी रॉय भी मौजूद रहीं। दरअसल टीएमसी के 19 से 20 सांसदों के एक समूह ने लोकसभा में अलग बैठने की मांग की है। हालांकि सुदीप बनर्जी का नाम इस बागी सूची में शामिल नहीं है। इसी बीच पार्टी नेता कुणाल घोष ने इस मुलाकात पर कड़ा हमला बोलते हुए कहा कि कुछ नेताओं का इतिहास ही दल बदल और पाला बदलने का रहा है और वही सुदीप अब कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसे लोग ममता बनर्जी का भरोसा तोड़ रहे हैं। वहीं बागी सांसदों का कहना है कि वो रविवार को दिल्ली में पश्चिम बंगाल नेतृत्व से यानी कि शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात करेंगे और सोमवार को लोकसभा स्पीकर से भी मिलने की तैयारी है, जहां पर वो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से ये मांग करेंगे कि उनके ही गुट को यानी कि बागी गुट को असली टीएमसी की मान्यता दे दी जाए। ममता को अभिषेक के बारे में अल्टीमेटम देने के बाद अब टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने अपने सुर थोड़े नरम कर लिए हैं। कल्याण ने अभिषेक को अपने बेटे जैसा बताया और कहा कि बच्चे से गलती होने पर माफ करना पिता का धर्म होता है। उन्होंने पार्टी के भीतर किसी भी टूट या कांग्रेस में विलय की खबरों को सिरे से खारिज कर दिया। दरअसल इससे पहले कल्याण बनर्जी ने अभिषेक पर भड़कते हुए कहा था कि ममता दीदी को या तो अब अपने भतीजे को चुनना होगा या फिर मुझे चुनना होगा। लेकिन अब कल्याण ने अपना रुख साफ कर दिया है। कल्याण बनर्जी ने यह भी कहा कि देश में लोकतंत्र खतरे में है और पश्चिम बंगाल में विपक्ष जिस तरह के हालात का सामना कर रहा है वैसा पहले कभी नहीं हुआ। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार और प्रशासन विपक्षी नेताओं पर दबाव बना रहे हैं। इधर कल्याण बनर्जी तो नरम हो गए, लेकिन सीआईडी के शिकंजे में फंसे टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ सिलीगुड़ी में एक और शिकायत दर्ज कराई गई है। शिकायतकर्ता संजय कुमार सिंघल का आरोप है कि बनर्जी के चुनावी भाषणों ने लोगों में डर और तनाव पैदा कर दिया, जिसमें उन्होंने चुनावी नतीजों के बाद परिणाम भुगतने जैसी बातें कही थी। इसी बीच शनिवार सुबह करीब 3:30 बजे सीआईडी की टीम ने कोलकाता में अभिषेक बनर्जी के आवास पर तलाशी ली। सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि पुलिस ने यह भी नहीं बताया कि मामले में ये छापेमारी किस मामले में की जा रही है। टीएमसी सांसद सागरिका घोष ने दावा किया कि 1.5 घंटे की तलाशी में कुछ भी बरामद नहीं हुआ और उन्होंने इसे राजनीतिक प्रतिशोध बताया। पार्टी का आरोप है कि विपक्षी नेताओं को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में नए शिक्षा सत्र से स्कूलों में राष्ट्रगान के साथ साथ अब हिंदू मंत्र जाप भी कराए जाएंगे। राज्य के शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया है कि स्कूलों में रोजाना राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के साथ साथ हिंदू धर्म से जुड़े कई मंत्रों का भी पाठ कराया जाएगा। इसमें दीप मंत्र, सरस्वती वंदना, गुरु मंत्र, गायत्री मंत्र और शांति मंत्र जैसे पाठ शामिल होंगे। जबकि दोपहर के भोजन से पहले भोजन मंत्र और दिन के अंत में राज्य गीत भी पढ़ाया जाएगा। सरकार के इस फैसले पर कांग्रेस ने कड़ी आपत्ति जताते हुए आरोप लगाया है कि बीजेपी सरकार स्कूलों के जरिए अपने सांप्रदायिक एजेंडे को आगे बढ़ा रही है। कांग्रेस प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि स्कूलों में सभी धर्मों और समुदाय के बच्चे पढ़ते हैं, ऐसे में किसी एक धार्मिक परंपरा से जुड़े मंत्रों को अनिवार्य करना सही नहीं है और सरकार को इस फैसले पर फिर से विचार करना चाहिए। कांग्रेस ने युवाओं के मुद्दों पर बड़ा अभियान शुरू करने का ऐलान कर दिया है। इस अभियान की अगुवाई खुद राहुल गांधी करने वाले हैं। फोकस रहेगा पेपर लीक, परीक्षा गड़बड़ियों और बेरोजगारी पर। अभियान की शुरुआत 17 जून को कोटा से होगी। इसके बाद 10 जुलाई को प्रयागराज में कार्यक्रम होगा। फिर 11 जुलाई को पटना और 14 जुलाई को दिल्ली में छात्र सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों में छात्र, प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थी और शिक्षक शामिल होंगे। कांग्रेस का कहना है कि लाखों युवाओं का भविष्य लगातार प्रभावित हो रहा है। पार्टी का आरोप है कि पेपर लीक और परीक्षा घोटालों ने युवाओं का भरोसा तोड़कर रख दिया।
साथ ही भर्ती प्रक्रिया भी पारदर्शी नहीं रह पाई। कांग्रेस इस मुद्दे पर देश भर में जनसंपर्क अभियान चलाएगी। इसके लिए एनएसयूआई, युवा कांग्रेस और पार्टी की स्थानीय इकाइयों की जिम्मेदारी दे दी गई है। कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और कोचिंग संस्थानों में पहुंच बनाई जाएगी। सोशल मीडिया के जरिए भी युवाओं से जुड़ने की कोशिश की जाएगी। राहुल गांधी पहले भी इन मुद्दों को उठाते रहे हैं, लेकिन अब कांग्रेस ने इन्हें सड़कों से संसद तक ले जाने की तैयारी कर ली है। बुलेटिन में आगे अभी और भी खबरें हैं। जोरहाट में वायुसेना का AN-32 विमान हादसे का शिकार। राम मंदिर दान विवाद पर ट्रस्ट ने की SIT जांच की मांग। पाक PM का दावा 24 घंटे में होगा ईरान से समझौता। ईरान का शहबाज को जवाब, समझौता तो होगा पर कल नहीं। असम के जोरहाट में वायुसेना स्टेशन पर AN-32 परिवहन विमान लैंडिंग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान में सवार 5 जवान शहीद हो गए। हादसे में विमान का को-पायलट घायल हुए हैं और उनको अस्पताल में भर्ती करा के उनका इलाज चल रहा है। जानकारी के मुताबिक दुर्घटना उस समय हुई जब AN-32 विमान जोरहाट एयरबेस पर उतर रहा था। शुरुआती रिपोर्टों के मुताबिक लैंडिंग के बाद विमान में आग लग गई और देखते ही देखते स्थिति बहुत गंभीर हो गई। घटना की सूचना मिलते ही एयरबेस की फायर ब्रिगेड और आपातकालीन टीमें मौके पर पहुंची और राहत बचाव अभियान शुरू किया गया। वायुसेना ने दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी को आदेश दिए हैं। जांच में ये भी पता लगाया जाएगा कि लैंडिंग के दौरान आखिर ऐसा क्या हुआ था जो इस हादसे की वजह बन गया। अयोध्या में श्री राम मंदिर के दान और चढ़ावे को लेकर उठे विवाद पर अब श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस पूरे मामले की SIT जांच कराने की मांग कर दी है। हालांकि इससे पहले जब सपा प्रमुख अखिलेश यादव और संत समाज ने वित्तीय अनियमितता के आरोप लगाए थे, तब इसी ट्रस्ट ने कहा था कि दान में किसी भी प्रकार के गबन या वित्तीय अनियमितता के आरोपों को पूरी तरह हम खारिज कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ट्रस्ट का कहना था कि मंदिर में आने वाले दान और चढ़ावे का नियमित लेखा जोखा रखा जाता है तथा बैंकिंग प्रक्रिया के जरिए उसकी निगरानी होती है। लेकिन विवाद लगातार बढ़ने और विभिन्न स्तरों पर सवाल उठने के बाद अब ट्रस्ट ने खुद निष्पक्ष जांच की मांग कर दी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने दावा किया है कि अगले 24 घंटों में अमेरिका और ईरान के बीच समझौता हो जाएगा। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए कहा कि इसके तुरंत बाद इलेक्ट्रॉनिक तरीके से समझौतों पर हस्ताक्षर भी किए जाएंगे और अगले हफ्ते तकनीकी स्तर की बातचीत भी शुरू की जाएगी। शहबाज शरीफ ने अपने बयान में अमेरिका और ईरान दोनों देशों के नेताओं की बातचीत के दौरान दिखाई गई प्रतिबद्धता की सराहना की और साथ ही क्षेत्रीय देशों की भूमिका को भी अहम बताया। उन्होंने कहा कि ये पूरा प्रयास सिर्फ एक समझौता नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र में स्थायी शांति की दिशा को एक बड़ा कदम साबित होगा। पाक PM के दावों के उलट अमेरिका ईरान के समझौतों पर ईरान का कहना है कि समझौता तो होगा लेकिन 24 घंटे के अंदर नहीं होगा। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने कहा कि इस्लामाबाद मेमोरेंडम के प्रस्तावित समझौते की साइनिंग डेट को लेकर अभी स्थिति साफ नहीं है और ईरान इस पर कोई जल्दबाजी में टिप्पणी बिल्कुल नहीं कर रहा है। उन्होंने साफ कहा कि दूसरे पक्ष की तरफ से कुछ हिचक बनी हुई है, इसलिए अभी अंतिम तारीख तय नहीं मानी जा सकती। हालांकि उन्होंने ये भी संकेत दिया कि आने वाले कुछ दिनों में इस समझौते पर हस्ताक्षर होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन ईरान का ये भी कहना है कि अगले 24 घंटे में यानी कि कल तो ये समझौता होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अली खामेनेई की मौत के 132 दिन बाद 9 जुलाई को उन्हें सुपुर्दे खाक किया जाएगा। ईरानी अधिकारियों के मुताबिक 9 जुलाई को उन्हें मशहद स्थित पवित्र इमाम रेजा श्राइन में दफनाया जाएगा। खामेनेई की मौत 28 फरवरी 2026 को हुई थी, लेकिन ईरान में युद्ध के हालातों की वजह से उनकी अंतिम विदाई लगातार टलती जा रही थी। इस देरी की वजह से केवल ईरान में नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कई बड़े सवाल खड़े हुए। लेकिन अब 4 से 7 जुलाई के बीच तेहरान और कोम में बड़े शोक और श्रद्धांजलि समारोह आयोजित किए जाएंगे। इसके बाद पार्थिव शरीर को मशहद ले जाया जाएगा और वहां पर उन्हें दफनाया जाएगा। फिलहाल इतना ही बुलेटिन में। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.